स्वागत है आप सबका 12th इंग्लिश क्लासेज में। और हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस जो है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप उसका रिवाइज कर रहे होंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मंडे को आपका उसका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो कल संडे है, 1 डे का आपको गैप मिल रहा है। आप सारी पिछली चीज़ों को कवर करके आएंगे, मंडे को आपका टेस्ट होना है। आज सैटरडे स्पेशल में कुछ नया चीज़ आई होप आपको सीखने को मिलेगा। और उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेज। पता है आपको, कभी नाम सुना है इसका? कंडीशनल सेंटेंसेज का नाम सुना है कभी? या फिर उसको कंडीशनल्स के नाम से भी जाना जाता है। आप उसको कंडीशनल्स भी बोलते हो या आप इसे कंडीशनल सेंटेंसेज भी बोलते हो। सेंटेंसेज, अच्छा, जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, जैसे कि इसका नाम है उसी नाम से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल्स या फिर कंडीशनल सेंटेंसेज। तो सेंटेंसेज के बारे में तो हम जानते हैं। सेंटेंसेज क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपने सेंटेंस कहा है जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, है ना, उसको आपने सेंटेंस कहा है। और ऐसा सेंटेंस जो कि कंडीशन को अपने साथ लिए चलता है, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं वो दो क्लॉज से मिल के बने होते हैं। दो क्लॉज से मिल के बने होते हैं, ठीक है। एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि सर ये क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज, तो थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस को समझने से पहले थोड़ा सा आपको क्लॉज के बारे में जानना होगा। तो देखिए क्लॉज क्या होता है ना, क्लॉज जैसे हम बोले तो ये एक लॉन्गर सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है। लॉन्गर एक सेंटेंस अगर हम ऐसा लिखते हैं कि आई शैल गो व्हेन ही कम्स। मान लो हम एक सेंटेंस यहाँ लिखा हमने और इस सेंटेंस पे थोड़ा सा विचार किया जाए। तो अब बताओ, हम इसको यहाँ से अगर यहाँ तक हम डायरेक्ट लिखते, केवल रहता आई शैल गो, तो आप उसे एक सेंटेंस बोलते। ही कम्स अगर अकेले रहता तो आप उसको सेंटेंस बोलते, ठीक है। लेकिन दोनों मिलके एक सेंटेंस फॉर्म कर लिया। एक अकेला तो नहीं है कि आप उसको सेंटेंस बोलोगे, लेकिन जब यही दो सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस, लॉन्गर सेंटेंस बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लॉज किसको कहा गया है कि जब दो सेंटेंस मिलके एक लॉन्गर सेंटेंस बना लेते हैं तो उसमें जो ये आपने देखा पार्ट, अब इसको हम सेंटेंस थोड़ी बोलेंगे। अब इसको हम सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे, सेंटेंस तो ये दोनों मिलके बना एक। तो अब यह जो एक एक इंडिविजुअल सेंटेंस जिससे ये मिलके एक लॉन्गर सेंटेंस बना है, इसको अब हम क्लॉज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्लॉज। इसको अब हम क्या बोलेंगे? क्लॉज। यानी अगर हम बोलें क्लॉज के बारे में तो क्लॉज क्या होता है? एक लॉन्गर सेंटेंस का ही एक पार्ट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझने जो की चीजें क्या हैं कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता ही होता है। अगर हम क्लॉज की बात करें, क्लॉज को हम डिफाइन करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड मिल के क्लॉज बन जाएगा, नहीं, बहुत सारे वर्ड्स मिल के एक क्लॉज बनाएंगे। लेकिन इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो है कॉम्बिनेशन मिलता ही मिलता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक और सेंटेंस यहाँ लिखते हैं कि इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आई विल गिव यू फ्रीडम। अच्छा, ये सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, बड़ा पॉपुलर नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो अगर हम बोलें तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है,
ये पूरा तो एक सेंटेंस है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें और एक दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक देखें, तो ये दो पार्ट यानी दो अगर अलग अलग ये रहता तो एक सिंगल सेंटेंस है। ये भी अगर अलग रहता सेपरेट, आई विल गिव यू फ्रीडम, तो यह एक सिंगल सेंटेंस है, राइट। लेकिन जब ये दोनों मिल के एक सेंटेंस फॉर्म कर लिए, एक लॉन्गर सेंटेंस बना लिए, तो अब इसमें शामिल जो सेंटेंस है वो क्या कहलाया? क्लॉज कहलाया। अब जो इसमें शामिल सेंटेंस है वो क्या कहलाया? क्लॉज कहलाया। तो अब देखो क्लॉज में यहाँ बहुत सारे वर्ड्स मिल के क्लॉज बने, और इसमें देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है, कॉम्बिनेशन है कि नहीं सब्जेक्ट और वर्ब का। यहाँ भी देखो आई सब्जेक्ट है, विल गिव वर्ब है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो अपने जो कम से कम सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब या वर्ब को रखता ही रखता अपने साथ, मतलब उस पार्ट में आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलता ही मिलता है, तो तब उसको क्लॉज कहा गया। यानी यह एक सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का ही पार्ट होता है। अगर हम सीधे यहाँ लिखते यू गिव मी ब्लड, तो एक सिंगल सेंटेंस कहलाया। अगर हम सीधे एक दूसरा सेंटेंस में इसको तोड़ सकते थे, आई विल गिव यू फ्रीडम। लेकिन जब दोनों मिलके एक सेंटेंस बन गया, जब दोनों को हमने कंबाइन करके एक सेंटेंस बना लिया, तो अब इसको भी सेंटेंस कहना, इसको भी सेंटेंस कहना, फिर दोनों को मिला के एक को सेंटेंस कहना गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? तो आप अब इसको नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया आपने क्लॉज, इसका नाम दे दिया आप क्लॉज, इसको सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे। सेंटेंस तो एक पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटेंस हुआ, लेकिन अब यह सेंटेंस का एक पार्ट है, यह भी सेंटेंस का एक पार्ट है, यह भी एक सेंटेंस का पार्ट हुआ। तो सेंटेंस का पार्ट हुआ और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो वह कहलाया क्लॉज। ठीक है, ये कहलाया क्लॉज। तो क्लॉज के बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा, तब कंडीशनल सेंटेंसेज भी समझ में आएगा। तो हमने क्लॉज आपको बता दिया कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज अभी अभी आपको पता चला। क्लॉज पहचानने का बहुत आसान तरीका है, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। लॉन्गर सेंटेंस, यह लॉन्गर सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। दूसरा चीज, इसमें हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें सब्जेक्ट वर्ब रहता ही रहता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्लॉज आपको दो तरीके के क्लॉज मिलते हैं, दो तरह के क्लॉज मिलते हैं। एक को आपने बोला मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, और दूसरे को इसी को आपने बोला है प्रिंसिपल क्लॉज, या इसी को आपने बोला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसी को आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला है। ठीक है, क्लॉज आपको दो तरह से मिलते हैं, एक मेन क्लॉज हो गया, या आप इसी को प्रिंसिपल क्लॉज बोलो, या इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो। दूसरा आपको मिलता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, या आप इसी को बोलते हो डिपेंडेंट क्लॉज, इसी को बोलते हो डिपेंडेंट क्लॉज। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लॉज तो आपको पहचानने आ जाएगा। जैसे अगर हम बोले व्हेन ही कम्स आई विल गो, एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट। एक तीसरा सेंटेंस लिखते हैं यू कैन टेक व्हाट यू वांट। अब चलिए इसी से हम सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज इन सबको सीखने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये तो पूरा एक सेंटेंस है, अगर हम बोलें तो ये पूरा आपस में एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है ना। अब देखो इसमें का पार्ट ढूंढो, यह एक पार्ट मिला, ये दूसरा पार्ट मिला। ठीक है, तो अब देखो क्लॉज में एक खासियत यह होती है कि अभी अभी हमने बताया कि यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और सब्जेक्ट वर्ब उसमें रहता ही रहता है। तो एक खासियत इसकी और आपको पता होनी चाहिए कि सर सेंटेंस भी अगर कोई हम बोलें, अगर हम कोई सेंटेंस भी अगर यहाँ लिखते हैं कि अगर हम कहीं सेंटेंस
का को भी डिफाइन करें कि सर सेंटेंस क्या होता है, तो आप इसमें भी देखोगे कि यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, इसमें भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अच्छा, कोई सेंटेंस का डेफिनेशन आपसे पूछे सेंटेंस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो वह कंप्लीट सेंस कब बनाएगा? जब उसमें सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस ही नहीं है जिसमें वर्ब नहीं रहे। ठीक है ना? तो अब देखो दोनों में सिमिलरिटीज आपको यहाँ मिल गई। सर यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो फिर सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या है? सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम थोड़ा आपको समझाते हैं। सेंटेंस हमेशा और हमेशा आपको कंप्लीट सेंस देगा, ये हमेशा और हमेशा आपको कंप्लीट सेंस देगा। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हमेशा और हमेशा वो कंप्लीट सेंस देगा। अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है मतलब कि वो सेंटेंस नहीं है। लेकिन क्लॉज की क्या खासियत है कि वह कभी कभी कंप्लीट सेंस गिव्स कंप्लीट सेंस and sometimes does not, and sometimes does not give, does not give। समझने के लिए थोड़ा सा छोटा ही लिखे हैं, बस आप सुन के भी समझ सकते हो कि क्लॉज में ये डिफरेंस क्या है कि वो कभी कभी कंप्लीट सेंस देता भी है और कभी कभी कंप्लीट सेंस नहीं भी देता है। जैसे अगर हम बोलें when he comes, जब वह आएगा, अगर यहां तक के हम पार्ट को देखें तो अच्छा पहले से ये चूज करो कि व्हेन ही कम्स एक क्लॉज होगा कि नहीं होगा। पहले ये बताओ कि ये क्लॉज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी सर ने बताया कि क्लॉज जो होता है ना वो एक लॉन्गर सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब रहता ही रहता है। तो इसमें देखो ये पूरे सेंटेंस का ही पार्ट है और सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं, यह भी पूरे एक सेंटेंस का ही पार्ट है और सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं, इसमें यह भी क्लॉज होगा। यानी सेंटेंस का जो हम फॉर्मेशन करते हैं वह क्लॉज से ही होता है मिलके या फ्रेजेज से। सेंटेंस जो बनता है वह या तो क्लॉज से बनता है या फिर फ्रेजेज से, मतलब मिला के उनको तब एक सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं। तो अगर यह पूरा एक सेंटेंस है तो इसका पार्ट है ये दोनों, और ये दोनों को हमने क्लॉज इसलिए कहा, इन दोनों को क्लॉज हमने इसलिए कहा कि इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज है। अब प्रश्न उठता है कि पहचाना जाए कि सर वो मेन क्लॉज है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो मेन क्लॉज उसको हम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, मेन क्लॉज हम उसको बोलेंगे जो हमेशा और हमेशा आपको कंप्लीट सेंस देता है। हमेशा और हमेशा क्या? कंप्लीट सेंस देता है। वह इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसको अपने मीनिंग स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं रहना है। वह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वह अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है, राइट। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इसको देखो आप डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल रहे हो। डिपेंडेंट इसलिए कि यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड रहता है, यानी मेन क्लॉज पे यह डिपेंड रहता है। जब तक हम मेन क्लॉज को नहीं बोले तब तक इसका भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे यहां समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम बोलते हैं कि व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा, अगर इतना बोल के मैं रुक जाऊं, आपको पूरी पूरी बात समझ में आ गई? सर क्या बोलना चाहते हैं? पूरी पूरी बात समझ में आ गई? अगर हम इतना बोल के रुक जाते हैं कि यदि वह आएगा, तो क्या पूरी पूरी बात समझ में आ गई? नहीं आई, मतलब कि यह आपको कंप्लीट सेंस नहीं दिया। तो कंप्लीट सेंस नहीं दिया तो ये कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपने अर्थ के लिए, और यहाँ पे दूसरे तरफ देखते हैं पहले, तब वहां जाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर मैं इतना कह दूं कि मैं जाऊंगा तो आपको तो बात समझ में आ गई कि हाँ अगला जो है बोलने को बोल रहा है, जाने को लिए बोल रहा है, मैं जाऊंगा। तो ये इसका तो कंप्लीट सेंस आपको मिल गया। आई विल गो, मैं जाऊंगा, कंप्लीट सेंस मिला कि नहीं मिला? तो ये कंप्लीट सेंस मिला तो इसको कौन सा क्लॉज बोलेंगे? मेन क्लॉज। जिसका भी कंप्लीट सेंस मिल जाए उसको कौन सा क्लॉज? मेन क्लॉज। ध्यान रखिएगा। और क्लॉज क्या होता है? वह एक लॉन्गर सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो जैसे ये पूरा एक सेंटेंस है, जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये पूरा एक सेंटेंस है, राइट। अब तो गर्मी इतना है कि वर्षा होगी तो लोग बाहर ही, पूरा मोतिहारी बाहर आ जाएगा स्नान करने के लिए, ऐसा होगा।
एक बार हम लोग भी यहाँ रह के पढ़ाई करते थे तो बहुत दिनों तक मतलब बारिश के लिए लोग परेशान हो गया था कि बारिश आ क्यों नहीं रही है। संयोग से बारिश आई शाम में, मतलब हम लोग भी बाहर, उस समय 12th ग्रेजुएशन में हम लोग भी रहे थे, एकदम सब कोई नहाने निकले, एकदम पूरा रोड पे घूम के नहा रहे थे। और जब रोड पे घूम के हम लोग नहा रहे थे तो सारे मोतिहारी के लोग रोड पे ही दिखाई दिए, सारे लोग मोहल्ले से निकल के रोड पे आ गए थे, बारिश में स्नान कर रहे थे। तो ये सेंटेंस मत समझिएगा कि हाँ इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। आज का सिचुएशन ऐसा है कि बाहर हम लोग जाएंगे, वर्षा होगी तो बाहर जाएंगे। खैर वो अलग बातें हैं। हाँ वो प्रतिदिन इसी टाइम पे हो जाता है। चलिए उससे खैर हम लोग को खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहावत पता है आपको? खिड़की से, नो नो, नहीं नहीं, वो दूसरी बात हम बता रहे हैं। हाँ वो किसी स्टेशन पे बैठे थे या कहीं बैठे थे, वो कुछ पढ़ रहे थे, बगल से बारात चली गई, उनको पता तक नहीं चला। ऐसा कब रियलाइज हुआ? वो तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपके बिहार के सिवान जिले से ही बिलोंग करते थे। उनकी विद्वता के बारे में कहा जाता है कि वो उनका माइंड, वो किसी चीज़ को बड़ा कंसंट्रेशन से करते थे। मतलब बगल से बारात की टोली चली गई, उनको पता भी नहीं चला। किसी ने पूछा कि हाँ भाई इधर से कोई बारात गया है, तो नहीं नहीं सॉरी हम तो नहीं, हमको पता है। दूसरे से पूछा गया बगल में ही, तो हाँ हाँ अभी तो बारात गई है। तो आदमी बोला कि अरे गजब आदमी है भाई, ये बगल से बारात चला गया, इसको पता भी नहीं चला। तो सोचिए वो अपने पढ़ाई में कितने लीन रहे होंगे कि बगल से बारात क्रॉस कर गई, उनको पता नहीं चला। फिर भी हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो बाहर के साउंड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ध्यान दो, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये पूरा एक सेंटेंस है। और ये वाला जो पार्ट आपने देखा, इफ इट रेन्स, आएगा ही आएगा, आएगा, लेकिन आपको पहचान के लिए देखना होगा कि हाँ उसमें क्या बोल रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा ही रहेगा। बिना सब्जेक्ट और, नहीं नहीं वो चीज हम बता रहे हैं। इसमें फ्रेज जो होता है ना, एक फ्रेज, जैसे अब आपने बोल दिया थोड़ा सा, एक हम सेंटेंस लिखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक पूरा सेंटेंस है। दूसरा हम लिख रहे हैं, विथ अ ग्रेट स्पीड। और उसके पहले अभी अभी हम आपको बताए हैं यहाँ कि जनरली एक सेंटेंस किससे बनता है। जनरली एक सेंटेंस जो हम बनाते हैं, जनरली जो एक हम सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, कोई भी एक सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो वो दो चीज़ों से, या तो फ्रेज से मिलके बनता है या क्लॉज से। ठीक है, क्लॉज और फ्रेज, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए, आज सैटरडे स्पेशल क्लास है, यहाँ इसको भी थोड़ा समझिए। यहाँ ये फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये फ्रेज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिए तो हम बता ही देते हैं। एक्चुअली फ्रेज, फ्रेज का नाम सुना है आपने? फ्रेज, तो एक्चुअली फ्रेज क्या होता है इसको हम बताते हैं। तो फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरी चीज देखेंगे फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब लफड़ा देखो थोड़ा सा बढ़ते गया, सर सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो सिमिलरिटीज हो गई कि तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फिर तीनों की का काम अलग अलग है। तो आखिर डिफरेंस क्या है इसमें? देखो, नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है फ्रेज में। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब तो फिर अब यहाँ ई तो छट गया, यहीं से अंतर पता चल गया कि भाई इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, इसको साइड करो। यहाँ दोनों में लफड़ा है, सर ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब रहता है,
क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया सब्जेक्ट ऑलवेज और ऑलवेज कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस हमेशा और हमेशा आपको कंप्लीट सेंस देता है। अगर कंप्लीट सेंस नहीं दिया तो वो सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं है। लेकिन क्लॉज में अभी अभी पता चला, अभी अभी पता चला क्लॉज में अभी अभी आपको बताया गया कि वो समटाइम्स गिव्स कंप्लीट सेंस एंड समटाइम्स डज नॉट गिव। कभी कभार ऐसा होता है, कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि वो कंप्लीट सेंस देगा और कभी कंप्लीट सेंस नहीं भी देता है। तो जब क्लॉज कंप्लीट सेंस देगा, यहां ध्यान देंगे, जब क्लॉज कंप्लीट सेंस देगा तो वो मेन क्लॉज कहलाएगा। जब क्लॉज कंप्लीट सेंस देगा तो मेन क्लॉज कहलाएगा, और जब क्लॉज में कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यही सेंटेंस हम आपको समझा रहे थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। यहां हमने बोला व्हेन ही कम्स, यदि वह आएगा, जब वह आएगा, तो इतना कह के हम रुक गए अगर एक पार्ट सेंटेंस का, तो क्या वह कंप्लीट सेंस दिया? नहीं दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा सामने, हाँ तो क्या सर, तो क्या, जब वो आएगा तो क्या, कंप्लीट सेंस मिला? नहीं मिला। तो जब इनकम्प्लीट सेंस मिला तो यह कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट के क्लॉज के बारे में आपको ये भी पता चला कि यह अपने अर्थ के लिए, कंप्लीट मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है। तो चलो ये तो मेन क्लॉज हो गया, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर ऐसा बोल के रुक जाऊं मैं तो आप समझ जाओगे कि हाँ सामने वाला जाने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो मेन क्लॉज है। तो देखो अब जब तक हम ये नहीं बोले कि हाँ जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर मैं इतना बोल दूं कि हाँ जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो इसका भी अर्थ कंप्लीट हो गया कि नहीं? यानी यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए इस मेन क्लॉज पे डिपेंड है कि नहीं? जब तक हम इस पार्ट को नहीं बोलेंगे इसका भी अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, होगा नहीं। तो इसलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और दूसरा जो कंप्लीट सेंस दे रहा है उसको मेन क्लॉज बोलते हैं। चलिए, हाँ हाँ साथ में भी आ सकता, ऐसा नहीं कि जरूरी कि हमेशा साथ में ही आएगा, बट अभी हम आपको यहाँ दोनों क्लॉज समझाने के लिए ऐसा सेंटेंस लिखे हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दोनों मेन क्लॉज ही होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। लेकिन जहां अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है इट मीन्स वहां मेन क्लॉज आएगा ही आएगा, तो अब ना उस सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी मीनिंग स्पष्ट होगा। ठीक है, तो चलिए यहां समझते हैं, दूसरे सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बोलते हैं इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, तो क्या सर, मीनिंग कंप्लीट हुआ? अरे मीनिंग कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट नहीं हुआ मीनिंग, मतलब ये कौन सा क्लॉज? अच्छा, क्लॉज कहने से पहले ये भी तो देख लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ V5, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? तो ये क्लॉज है। और क्लॉज में कैसा क्लॉज? जो कंप्लीट अर्थ नहीं दिया, तो कंप्लीट सेंस नहीं दिया, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और हम दूसरा सेंटेंस अगर बोलते हैं वी विल नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो ये तो आपको कंप्लीट सेंस दिया, वी विल नॉट गो आउट, ये तो कंप्लीट सेंस दिया। तो ये कौन सा क्लॉज? सब्जेक्ट है वी, विल गो क्या है, वर्ब है, ये कहलाया मेन क्लॉज। क्लियर? दूसरे एग्जांपल में देखो, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, व्हाट यू वांट, जो कुछ भी तुम चाहते हो। तो अगर हम कहते हैं यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, तो ये तो आपको कंप्लीट सेंस मिल गया कि हाँ सामने वाला मुझे लेने को बोल रहा है, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, तो ये हो गया मेन क्लॉज। और हम बोले हैं व्हाट यू वांट, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तो क्या कंप्लीट सेंस मिला? नहीं मिला। अगर हम इतना कह के रुक जाएं जो कुछ भी तुम चाहते हो, तो आपको कंप्लीट सेंस मिल गया? नहीं, जब तक हम ये नहीं बोले कि हाँ तुम ले सकते हो। तो ये कहलाया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गया। अब उधर बात कर रहे थे फ्रेज और क्लॉज की, फ्रेज और क्लॉज की बात कर रहे थे। यहाँ देखो, द सन राइजेज, यहां से यहां तक का जो सेंटेंस का पार्ट है वो क्लॉज है। कैसे क्लॉज है? हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरा क्लॉज हो गया। ये वाला पार्ट देखो, इन द ईस्ट, ये वाला जो पार्ट है क्या वो क्लॉज है? क्लॉज क्यों नहीं है? सब्जेक्ट वर्ब है, ये नहीं है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं है लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेज। ये क्या कहलाएगा? फ्रेज।
तो एक जो सेंटेंस बनता है वो फ्रेज और क्लॉज से मिलके ही तो बनता है। एक जो सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है, अभी अभी आपको बताया गया, एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, या तो फ्रेज से होगा या मिलके क्लॉज से मिलके होगा। फ्रेज और क्लॉज से मिलके ही क्या होता है, सेंटेंस को हम लोग फॉर्म करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ही रैन, वह दौड़ा, यहां से यहां तक ये क्या होगा, क्लॉज कहलाएगा। और कौन क्लॉज, मेन क्लॉज। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक, विथ अ ग्रेट स्पीड, ये क्या कहलाएगा, फ्रेज। फ्रेज क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। भले ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये कहलाएगा फ्रेज और उधर कहलाया क्लॉज। हम्म, नो नो नो, कुछ भी नहीं है ये, ना, ये फ्रेज है। ये आपको इन द ईस्ट, अब उसके डायरेक्शन को बता रहा है, उसके राइजेस के डायरेक्शन को बता रहा है वो ये आप पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा वो एडवर्ब क्लॉज है। क्लॉज में भी आपको जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आपने सुना ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो भी तीन टाइप का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो जो नाउन क्लॉज होता है वो नाउन की तरह बिहेव करता है, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है सेंटेंस में, और जो एडवर्ब क्लॉज होता है वह एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। जैसे राइजेज का वो डायरेक्शन बताया, प्लेस बताया पूरब में, तो प्लेस बताने का काम तो एडवर्ब का है ना। उसी तरह से फ्रेज भी होता है एडवर्ब फ्रेज। यहाँ देखो, विथ ए ग्रेट स्पीड, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ही रैन स्पीडली, नहीं लिख सकते थे, वह तेजी से दौड़ा। तो स्पीडली ये क्या हो गया, एक वर्ड का है तो एडवर्ब हो गया, और ये फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। फ्रेज भी तीन तरह का मिलता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे वह दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा, विथ ए ग्रेट स्पीड, तो दौड़ने के एक्शन के मैनर्स को बता रहा है वो। तो एक्शन के जो मैनर को बताएगा तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो वह सिंगल वर्ड का रहता तो एडवर्ब, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है तो आप एडवर्ब तो इसको नहीं बोलोगे, एडवर्ब फ्रेज बोलोगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का भी कॉम्बिनेशन नहीं है। अब देखो यहां हमने लिखा है यू कैन टेक व्हाट यू वांट, तो यू कैन टेक तुम ले सकते हो, व्हाट, व्हाट क्या ले सकते हो, व्हाट यू कैन वांट, जो कुछ भी तुम चाहते हो। तो व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यह पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पूरा इसके लिए इस टेक वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, कोई नाउन या प्रोनाउन ही करता है। तो यानी ये सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है, मतलब कि ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। क्लॉज तो है बट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक टाइप होता है नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है। थोड़ा सा इधर तो लगना पड़ेगा इसमें समझने के लिए, हम आपको अभी क्लॉज समझा रहे थे, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने आ जाएगा सेंटेंस में। जो भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो कंप्लीट सेंस देगा वो क्या है, मेन क्लॉज। तो ये जो हमारा हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये कंडीशनल सेंटेंस, ये दो क्लॉज से मिलकर बना होता है। मैंने अभी बताया, एक मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो भी कंडीशनल सेंटेंसेज होता है, जैसे अभी तक हम जितना भी एग्जांपल ये देखे, ये सब कंडीशनल सेंटेंस ना है, एगो मेन क्लॉज एगो सबऑर्डिनेट क्लॉज से बना है। आई कंडीशनल सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ना, ध्यान देंगे, इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। कंडीशनल सेंटेंस है तो यह तो दो क्लॉज से मिलकर बना होगा, राइट। तो उसमें का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह किसको एक्सप्रेस करता है, कंडीशन को, और जो मेन क्लॉज होगा वह उसके रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है। तो अब आपको कंडीशनल सेंटेंस का डेफिनेशन ऐसे कर देना होगा कि कंडीशनल sentences are sentences made up of two clauses in which one clause shows conditions and the other shows its probable result.
यानी कंडीशनल सेंटेंसेज हमने ऐसे सेंटेंसेज को कहा है जो दो क्लॉज से मिलके बना होता है, और जिसमें एक क्लॉज यानी जिसमें का सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा जो मेन क्लॉज होता है वह उसके प्रोबेबल रिजल्ट को, उसके रिजल्ट को या कंसिक्वेंट को, परिणाम को शो करता है। जैसे देखो बाबू, हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा, यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिखा है कि इफ इट रेन्स, थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं। हाँ, कहाँ भाग जा रहा है। और यहाँ हम लिखते हैं कोई रिजल्ट, कोई सेंटेंस लिखते हैं, इफ यू मिक्स sugar in hot milk, it dissolves। अच्छा, पूरा एक सेंटेंस है, या पूरा एक सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या बता, इफ क्लॉज जो देख रहे हैं ना, इफ क्लॉज, इफ से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इफ यू मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क, यदि तुम गर्म दूध में चीनी को मिक्स करोगे, यहां तक, यहां तक का अर्थ क्या होगा कि इफ यू मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क, यदि तुम गर्म दूध में चीनी को मिक्स करोगे, यहां तक कह के रुक गए तो क्या, कुछ तो पता नहीं चला, इनकम्प्लीट सेंस है। तो ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा, इफ से स्टार्ट है तो या तो इसको इफ क्लॉज बोलो या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बताया, कंडीशन। कंडीशन क्या है, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, इफ यू गिव मी ब्लड, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम। अच्छा, तो फ्रीडम देने का शर्त क्या था, कंडीशन क्या था बाबू, इफ यू गिव मी ब्लड, कंडीशन यही ना था, मैं आज़ादी किस शर्त पे दूंगा, जब तुम मुझे खून दोगे। तो ये कंडीशन वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो क्या दिखलाते हैं, कंडीशन दिखलाते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या दिखलाते हैं, कंडीशंस दिखलाते हैं। हाँ, सुभाष चंद्र बोले थे, खून दो मतलब वो ब्लड थोड़े उनको कम हुआ था, खून मतलब तुम अपने जान न्यौछावर करो। हाँ, देखिए उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई ना, आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो उस समय देश के लिए लड़ने वाले के लिए फौज भाई आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपको अंग्रेजियों से गुलामी से मुक्ति पानी है तो आपको अपने जान देने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ हाँ, वो अपने इंडियंस को, हाँ इंडियंस को बताए हो कि अगर आप हम लोग हमारे आज़ाद हिंद फौज सेना से जुड़ते हैं, आप अपनी जान खून देने के लिए तैयार रहते हैं, तो मेरा भी ये, हाँ, इन फ्यूचर मैं आपको आज़ादी दिलवा दूंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। वो उनको ब्लड शरीर में, हेलो, उनके शरीर में ब्लड की कमी नहीं थी, एनीमिया रोग नहीं था उनको कि वो ब्लड लेंगे, खून की कमी नहीं थी उनके शरीर में जिससे कि वो ब्लड लेंगे देशवासियों का। वो ब्लड दो मतलब कि आप अपनी जान को हमेशा न्यौछावर करने के लिए रेडी रहो। नहीं, अंग्रेजों को नहीं बोले। हाँ, यहाँ आते हैं, हेलो, अब यहाँ ध्यान दो, ये एक पार्ट जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो कौन सा चीज शो कर रहा है, कौन सा चीज एक्सप्रेस कर रहा है, कंडीशन। तो दूसरा जो मेन क्लॉज है, ये तो मेन क्लॉज है, इट डिजॉल्व्स या घुल जाएगा, तो ये क्या शो कर रहा है, इसका रिजल्ट। मतलब सही बात है भाई, तुम अगर चीनी को हॉट मिल्क में मिलाओगे तो वो घुल जाएगा। हाँ, यहाँ कंडीशन बता रहा है कि इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे खून दोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बता रहा है रिजल्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेज को ही हम कंडीशनल सेंटेंसेज कहते हैं, जो जिसमें का एक पार्ट यानी एक क्लॉज, या आप उसको इफ क्लॉज बोलो या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, वह कंडीशंस को शो करता है, तो दूसरा जो मेन क्लॉज है उसके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंट को बतलाता है। ठीक है, इफ द वेदर इज फाइन टुमारो,
वी विल गो फॉर पिकनिक। यदि कल मौसम सही रहेगा तो हम लोग पिकनिक के लिए चलेंगे। तो पिकनिक पे जाने का जो शर्त है वो क्या है? इफ़ द वेदर इज़ फाइन टुमारो, अगर कल मौसम सही रहेगा तो इसका एक रिजल्ट हो सकता है कि हम लोग पिकनिक पे जाएं। फ्यूचर में ऐसा प्रोबेबल रिजल्ट उसका होगा। तो ये ऐसा ही कंडीशनल सेंटेंस इसी चीज़ के लिए है। ऐसा अगर होता तो ये होता उसका रिजल्ट, अगर मैं मन लगा के पढ़ा होता तो पास कर गया होता, ऐसा होता ना, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। इस तरह के सेंस के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस की जरूरत पड़ी। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसी सब चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। आप अपने मन से ऐसे चीज़ एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं, कि का यदि मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, ऐसा। तो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर की समस्या को हल कर देता। तो ऐसे आप मन में जो फीलिंग्स रखते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेज का ही यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कंडीशनल सेंटेंसेज होते क्या हैं, तो अब आपके पास जवाब है कि हाँ, ये ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो दो क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कंडीशंस को शो करता है, और दूसरा मेन क्लॉज होता है जो उसके कॉन्सिक्वेंट या रिजल्ट को शो करता है। क्लियर है? तो चलिए थोड़ा सा इसके टाइप को बस आज आपको दिखा देते हैं। इसके टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। इसके टाइप्स कौन है, हम कैसे कंडीशंस के लिए इनका यूज करते हैं। तो एक आपको मेनली चार तरह के मिलते हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल्स, जीरो कंडीशनल। दूसरा मिलेगा फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। तीसरा मिलेगा सेकेंड कंडीशनल, और चौथा मिलेगा थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ठीक है। और कहीं कहीं आप देखोगे तो एक और इसका जिक्र होता है मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल्स। हेलो, यहीं तक ये लास्ट टॉपिक है, ये टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। और देखो इससे एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। हेलो, मेरे पढ़ाने के पीछे ये रीजन था कि आपके 12th में इससे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें भी आपको टेंस फॉर्म ही यूज करना होता है। कैसे हम बताते हैं, ये देखो जो जीरो कंडीशनल्स होता है ना, जीरो कंडीशनल्स, इनका यूज हम लोग कोई ट्रूथ, कोई जनरल ट्रूथ है या कोई साइंटिफिक फैक्ट्स है, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो ट्रूथ है, सच्चाई है, उसको दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, कंडीशनल भी ट्रू होते हैं और उसके प्रोबेबल रिजल्ट भी क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं। जैसे और इसमें दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जीरो कंडीशनल्स में हम दोनों पार्ट में, कंडीशनल्स क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट और उसके रिजल्ट वाले पार्ट यानी मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जस्ट इसके पीछे वाले पेज पे हमने एक सेंटेंस लिखा था, यहाँ ध्यान दो। हेलो, यहाँ ध्यान दो। अगर हमने लिखा यहाँ पे इफ यू मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क, तो यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद हमने भी वन यूज किया यू के साथ। यहाँ कौन सा टेंस यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट के बाद भी वन भी फाइव आया तो सिंपल प्रेजेंट। यहाँ भी देखो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डिजॉल्व्स भी फाइव यूज हुआ, यह भी कौन टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अगर हम पूछे बताओ ये कौन टाइप का कंडीशनल है, जीरो टाइप है। नहीं, कैसे हो सकता है फर्स्ट कंडीशन, इसमें दोनों सिंपल प्रेजेंट होते हैं। पहले पहचानने का शर्त क्या था, अभी अभी आप देखो इसको पहचानने का शर्त क्या था, ये देखो जो भी जीरो कंडीशनल होगा वह ट्रूथ को बताएगा, सच्चाई को बताएगा। और इसमें दोनों हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब देखो ये सच्चाई नहीं है तो क्या है, ये सच्चाई नहीं है तो क्या है कि इफ यू मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क इट डिजॉल्व्स। आप सही में सच्चाई है भाई, आप गर्म दूध में चीनी को डालो वो मिल जाएगा, उसमें घुल जाएगा। हाँ,
इट में भी मिलेगा क्यों नहीं, वो तो घुलनशील पदार्थ है, वो घुलेगा ही। बट यहाँ सेंटेंस में हॉट मिल्क, देखिए हॉट मिल्क में ज़्यादा थोड़ा जल्दी घुल जाएगा, हॉट मिल्क में जल्दी घुल जाएगा। एक और सेंटेंस अगर हम यहाँ लिखें, अगर हम यहाँ लिखें इफ यू if you heat water to 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूं कि यदि तुम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये बॉयल हो जाएगा, ये उबलने लगेगा, राइट। तो अब बताओ ये जनरल फैक्ट है कि नहीं, साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं। पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगा। तो अब बताओ इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए तो जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं। ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, जीरो कंडीशनल्स का। और जीरो कंडीशनल्स में दोनों का टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक परीक्षा में यह मिसिंग कर देगा, ध्यान दो इधर। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहाँ पे बॉयल्स को मिस कर दे, बोले कि यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरो। अगर यहाँ पे बोला जाए कि वर्ब फॉर्म जो है उसका करेक्ट फॉर्म भरो, ठीक है, तो आप वहाँ क्या भरोगे, देखोगे कि भाई वाटर को हीट करने की बात है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मतलब कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। यहाँ देखो यू के साथ V1 आया, सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। और पानी के गर्म होने की बात है, ऑप्शन में रहेगा बॉयल, है ना, बॉयल रहेगा, या इज बॉइलिंग रहेगा, या बॉयल्स रहेगा, या हैज बॉइल्ड रहेगा, है ना, 4 ऑप्शन रहेगा। आप बताओ बॉयल की बात है तो बॉयल देख के तो समझ जाएगा उबलने की बात हो रही है। 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे तो यह उबलेगा। तो आप यहाँ पे अगर कहीं सेल विल के साथ बॉयल दिया रहता तो आप बड़े मजे से वहाँ कहते कि हाँ यदि हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यह उबलने लगेगा, आप फ्यूचर वाला बना लोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं ये साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, और साइंटिफिक फैक्ट्स को दिखाने के लिए, ट्रूथ को दिखाने के लिए हम जीरो कंडीशनल का ही यूज करते हैं। और जीरो कंडीशनल्स में दोनों टेंस जो होता है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट होता है तो एक पार्ट अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, बॉयल्स ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। और एक सच्चाई को, ये रियलिटी को बतलाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है फर्स्ट कंडीशनल जो होता है, आप इसको टाइप 1 कंडीशनल्स भी बोलते हैं, ठीक है, टाइप 1 कंडीशनल्स भी इसको बोलते हैं। तो देखिए क्या बतलाता है, ये फ्यूचर की कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई कंडीशन बताएगा और उसके फ्यूचर के प्रोबेबल रिजल्ट को बतलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक फैक्ट्स को ही बताए, लेकिन ये कंडीशन को तो शो करेगा ही करेगा, कंडीशन सेंटेंस है तो, और उसके प्रोबेबल रिजल्ट, फ्यूचर के प्रोबेबल रिजल्ट को भी बतलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, वी विल नॉट गो आउट, तो कंडीशन क्या है कि यदि वर्षा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो वर्षा होने के का प्रोबेबल रिजल्ट क्या होने वाला है, इन फ्यूचर में हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें इन फ्यूचर में हो सकता है कि मैं आज़ादी दे दूं, आज़ादी दिला दूं। तो वो प्रोबेबल रिजल्ट होता है, इट में भी नहीं भी हो सकता है वो। तो ऐसे कंडीशंस और उसके फ्यूचर के संभावित रिजल्ट को बताने के लिए हम टाइप 1 कंडीशनल्स का यूज करते हैं। और जो इसमें इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज मतलब क्या, इफ क्लॉज मतलब क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ क्लॉज मतलब क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यही ना कंडीशन को शो करता है, यही ना कंडीशन को शो करता है। वह रहेगा सिंपल प्रेजेंट में, वह क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। और जो इसका मेन क्लॉज होगा, इसका जो मेन क्लॉज होगा वो उसका रिजल्ट शो करेगा, क्या बताएगा, रिजल्ट शो करेगा किसके, कहाँ, कौन से टाइम की, फ्यूचर टाइम की। और वो रहेगा सिंपल फ्यूचर में, वो किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में।
यानी इसमें जो दो टेंसेज का हम यूज करते हैं वह कंडीशंस को दिखाने के लिए सिंपल फ्यूचर का और रिजल्ट को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर का, कंडीशंस को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का और उसके रिजल्ट को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर का। जैसे अगर हम ऐसे बोले इफ ही और कॉम यहां लिख दें, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहां आपसे पूछे, परीक्षा में ऐसे ही आएगा, और आपसे यहां पूछा जाए यहां कॉम का करेक्ट फॉर्म भरो, यहां कॉम का जो करेक्ट फॉर्म है वो भरना है आपको। तो आप देख रहे हो कि जो आई विल हेल्प हिम, इफ से, अरे यहां इफ लिखना चाहिए था, हमने आई लिख दिया। आप लोग भी कुछ देखते हो तो बता देना। इफ ही, इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। तो ये तो कंडीशंस को बताएगा। इधर मेन क्लॉज ये मिल गया, मेन क्लॉज में क्या है, मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है, मतलब कि इफ क्लॉज में क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो यहां पे हम करेक्ट फॉर्म क्या भरेंगे, कम्स। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछेगा, या फिर ऐसे ये दिया रहेगा, इफ इट रेन्स द क्रॉप्स, और यहाँ पे ग्रो, ठीक है, ग्रो दे दिया और बोला कि इसका करेक्ट फॉर्म भरो। कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको ध्यान दो। यहां दे दे आपसे एक सेंटेंस, इफ इट रेन्स द क्रॉप्स ग्रो, ग्रो का ही। तो अब बताइए, ये तो कोई जनरल ट्रूथ नहीं है, जरूर थोड़ी है कि वर्षा होगी, होती है और फसल उगते हैं, ऐसा थोड़ी है। ज्यादा वर्षा हो गया तो फसल दहा के ही ले जाते हैं, तो ये साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है। तो हम जीरो कंडीशनल से तो इसको दिखाएंगे नहीं। टाइप 1 के लिए सोचेंगे, टाइप 1 में इसलिए सोचेंगे कि उसमें इफ क्लॉज जो होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, इस तरह के सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट होते हैं, व्हेन से स्टार्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कंडीशन को शो करते हैं। और कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कंडीशंस भी हो और उसका रिजल्ट भी हो, वह कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। और कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कहीं कहीं आपको मिक्स्ड भी मिलता है। तो टाइप 0 कंडीशंस का यूज हम कहाँ करते हैं, जनरल फैक्ट्स को बताने में, ट्रूथ को बताने में, साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने में। और इसके लिए हम इफ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, जहाँ साइंटिफिक फैक्ट्स को बताना हो। जैसे इफ यू मिक्स शुगर इन द हॉट मिल्क इट डिजॉल्व्स, इट विल डिजॉल्व नहीं होगा, इट डिजॉल्व्स होगा, बिकॉज ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो दोनों पर्सन हमें सिंपल प्रेजेंट में रखना है। टाइप 1 में क्या होता है, वह सिंपल प्रेजेंट कंडीशन तो बतलाता है, ये इफ क्लॉज, उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, लेकिन वह कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। इन फ्यूचर वैसे रिजल्ट के अनुमान हम लोग लगाते हैं, संभावना व्यक्त किया जाता है कि ऐसा होगा इन फ्यूचर में। तो ऐसे दिखाने के लिए हम टाइप 1 कंडीशंस का यूज करते हैं, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए। और टाइप 1 कंडीशंस में इफ क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में रहता है, और जो मेन क्लॉज होगा जो रिजल्ट को बताएगा वो सिंपल फ्यूचर में रहेगा। तो अब बताओ, जैसे एक यहाँ पे इफ क्लॉज वाला गायब कर दिया वर्ब फॉर्म, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट से आपने बना लिया, क्योंकि आगे देखा कि सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल फ्यूचर मेन क्लॉज में कब मिलता है, जब वो टाइप 1 रहे तब, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो टाइप 1 अब आपको पता चल गया कि सिंपल फ्यूचर है, मतलब कि ये टाइप 1 का है। और टाइप 1 में जो इफ क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो यहाँ ही के साथ कॉम्स होगा सर, करेक्ट आंसर। दूसरी तरफ ऐसे हो सकता है कि इफ इट रेन्स, तो ये इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है, ये कब होता है, टाइप 0 में होता है और टाइप 1 में होता है। तो 0 में तो है नहीं कि भाई क्रॉप्स के ग्रो की बात हो रही है, ये तो कोई ट्रूथ नहीं है कि इसको 0 से बनाए, 1 से बनाएंगे। तो 1 में जो रिजल्ट वाला होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है, तो यहाँ पे द क्रॉप्स विल ग्रो होगा। क्या होगा करेक्ट फॉर्म, विल ग्रो होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हम बारिश अगर हुई तो फ्यूचर में फसल जो है वो उगेगा। आया समझ में? उस समय से क्यों नहीं आ रहा था, आप इतने अटेंटिव मूड में नहीं थे, आई होप, इसीलिए। तो लिखना और समझना एक साथ नहीं हो सकता है ना, या तो आप स्कैनर लेके चले जाओ या फिर समझ लो तब लिखो।
तो बस आज के लिए दो ही, टाइप 0 और टाइप 1, ठीक है। कल या फिर मंडे को देखो, मंडे को टेस्ट दे दो और दो कंडीशंस और बता देंगे, और फिर ट्यूसडे से आपका नया टॉपिक वॉइस शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।